नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में विस्तार से बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड की। जानेंगे ट्रंप ने जवाबी टैरिफ लगाकर कैसे बढ़ा ली खुद की ही परेशानी। देखेंगे संसद में राहुल गांधी के सरकार पर अटैक को। जानेंगे क्यों सभी जज सार्वजनिक करेंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा। बात करेंगे भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट की। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी। किरेन रिजिजू बोले वक्फ में गैर मुस्लिमों का दखल नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा यह मुस्लिमों के खिलाफ। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, चांदी में आई गिरावट। 91,205 रुपए पर पहुंचा सोना। जयशंकर ने थाईलैंड में मोहम्मद यूनुस को दिखाया आईना। बोले बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी कोस्टल लाइन हमारी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत अगले 5 दिन रहेंगे वाराणसी दौरे पर। इसके बाद लखनऊ और फिर जाएंगे कानपुर। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जल संकट। 21 गांवों में टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी। 70 कुओं का किया अधिग्रहण। तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले कांचा गचिबावली जंगल को काटने पर हो रहा बवाल। प्रोटेस्ट पर उतरे छात्र, मामला कोर्ट पहुंचा। बिहार के अररिया में घर के बाहर मिले 3 क्रूड बम। आसपास के इलाके में फैली दहशत, टीम ने किए डिफ्यूज। सीहोर जिले में सुनवाई नहीं होने पर अब तक दिए गए आवेदनों की पूंछ बनाकर कमिश्नर दफ्तर पहुंचा फरियादी। वीडियो हो रहा जमकर वायरल। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथी के हमले में गई शख्स की जान। 4 दिन में चौथी मौत। वन विभाग अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में थार में पुलिस लाइट लगाकर दिखा रहा था रौब। पुलिस ने गाड़ी सीज कर 52,000 का काटा चालान। दहेज प्रथा से मुक्त है बिहार का गोबरहिया गांव। थाने में दर्ज नहीं एक भी मामला। समुदाय ने पेश की मिसाल। पीएम मोदी पहुंचे थाईलैंड। भारतीय समुदाय से भी मिले। देखा थाई रामायण का मंचन। पीएम शिनबात्रा से द्विपक्षीय की मुलाकात। ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में 2 बिल पेश किए थे। इनमें एक था वक्फ विधेयक 2024 और दूसरा मुसलमान वक्फ विधेयक 2024। वक्फ संशोधन विधेयक अब लोकसभा से पास हो गया है। अब इससे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल नाम दिया गया है। वक्फ विधेयक का लक्ष्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। इससे जुड़ी चर्चा के दौरान 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन होगा, किसका क्या काम है और कैसे बनते हैं इसका हिस्सा। भारत में वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण वक्फ अधिनियम 1995 के तहत किया जाता रहा है। इसमें साल 2013 में भी संशोधन किया जा चुका है। अब एक बार फिर इस कानून का नाम बदलने के साथ इसमें संशोधन प्रस्तावित है। इसके अनुसार वक्फ प्रबंधन में केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल आदि शामिल है। केंद्रीय वक्फ परिषद सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों को नीतियों को लेकर सलाह देती है। केंद्रीय वक्फ परिषद के पास वक्फ की संपत्तियों को सीधे नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होता है। वहीं राज्य वक्फ बोर्ड हर राज्य में वक्फ की संपत्तियों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल एक विशेष न्यायिक निकाय होते हैं। ये ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को निपटाते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद वास्तव में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला वैधानिक निकाय है।
आपको बताते चलते हैं कि वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधान के अनुसार इसकी स्थापना साल 1964 में की गई थी। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज और औकाफ के प्रशासन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में काम करती है। पहला वक्फ कानून साल 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड बना था। साल 1955 में वक्फ कानून में पहला संशोधन किया गया और साल 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है, यानी देशों पर जवाबी टैरिफ। क्या इससे अमेरिकियों की परेशानी बढ़ेगी? ट्रंप ने अलग अलग देशों पर 10% से लेकर 50% तक टैक्स लगाया है। भारत पर 26% टैरिफ लगाने की बात रही है। कनाडा और मैक्सिको को फिलहाल इन करे शुल्कों से छूट दी गई है। हालांकि वे चीन जैसे देशों के साथ पहले से ही चुनिंदा उत्पादों कर का भुगतान कर रहे हैं। अमेरिका में बनने वाले मकानों में सॉफ्ट वुड लकड़ी की अहम भूमिका होती है, जिसे कनाडा से आयात किया जाता है। लेकिन ट्रंप ने इस तथ्य के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि कनाडा में जितनी लकड़ी है उससे कहीं ज्यादा लकड़ी उनके पास है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ होम बिल्डर्स इन शुल्कों को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे मकान बनाने की लागत बढ़ सकती है। कोरोना और मॉडेलो कुछ ऐसी बियर हैं जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा हो सकती है। इन्हें मैक्सिको से आयात किया जाता है। एल्यूमिनियम पर टैरिफ से डिब्बा बंद पेय पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती है। बियर इंस्टीट्यूट्स का कहना है कि देश में लगभग 64.1% पेय पदार्थ डिब्बे में डाले जाते हैं, जबकि स्पिरिट उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा ये है कि टेनेसी विस्की, टकीला और कनाडाई विस्की, बोरबोन जैसे कुछ शराब का उत्पादन संबंधित देश में किया जाना चाहिए। इससे आपूर्ति में परेशानी हो सकती है और बदले में लागत और मूल्य निर्धारित प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही यूरोप से आने वाली शराब पर 200% टैरिफ लगेगा। फ्रेंच शैंपेन, जर्मन बियर और स्पेनिश वाइन के प्रेमियों को परेशानी हो सकती है। हालांकि इस पर और स्पष्टता की आवश्यकता है। साल 2024 में अमेरिका में लगभग 8 मिलियन कारों का आयात हुआ था, जिसका व्यापार लगभग $240 बिलियन था। टैरिफ एक नई कार खरीदने की लागत में हजारों डॉलर जोड़ सकते हैं। अमेरिका में बनी कारों के लिए भी कीमतें बढ़ सकती है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुक्त व्यापार समझौते को देखते हुए कई अमेरिकी कंपनियों का संचालन इन देशों में है। इन देशों से कार के स्पेयर पार्ट्स और नए टैरिफ में ढील दी गई है, क्योंकि सीमा शुल्क और सीमा गश्ती के पास लगाए गए शुल्कों का आकलन करने के लिए सिस्टम मौजूद है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन यानी LAC और अमेरिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि चीन हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर बैठा है। साथ ही उन्होंने कहा कि PM चीन को खत लिख रहे हैं और हमें इसकी जानकारी तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी सवाल उठाए हैं। LOP राहुल गांधी ने कहा कि मैं हैरान था कि हमारे देश विदेश सचिव चीन के एम्बेसडर के साथ केक काट रहे थे। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत के सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। हम हालात के सामान्य होने के खिलाफ नहीं है, मगर हालात सामान्य होने से पहले यथास्थिति होनी चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। साथ ही कहा कि ये मेरी जानकारी में भी आया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने चीनियों को पत्र लिखा है। हमें ये बात अपने लोगों से नहीं बल्कि चीनी राजदूत से पता लग रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसी को लेकर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जहां एक तरफ आप चीन को 4000 स्क्वायर किलोमीटर दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया है, जो पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे एक बार किसी ने कहा था कि विदेश नीति को लेकर आपका झुकाव लेफ्ट की तरफ है या फिर राइट की तरफ, तो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि ना तो मेरा झुकाव लेफ्ट की तरफ है ना राइट की तरफ, मैं भारतीय हूं और मैं स्ट्रेट रहती हूं।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस की एक अलग फिलॉसफी है। जब उनसे लेफ्ट या राइट झुकने के लिए कहा जाता है तो वे कहते हैं कि वो आने वाले हर विदेशी के सामने सिर झुकाते हैं। यह उनकी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। जुडिशियरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला लिया है। जजों ने यह भी कहा कि संपत्तियों से जुड़ी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहाँ 33 जज है, एक पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है। हालांकि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद के बाद लिया गया है। अब आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च को आग लग गई थी। फायर सर्विस टीम को वहां अधजले नोट मिले थे। 1997 में तत्कालीन सीजेआई जेएस वर्मा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें जजों से अपेक्षा की गई कि वे अपनी संपत्ति की घोषणा चीफ जस्टिस को करें। हालांकि ये घोषणा सार्वजनिक नहीं की जाती थी। 14 मार्च यानी होली की रात करीब 11:30 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले यानी 30 तुगलक क्रेसेंट कोठी में आग लगी। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनकी बेटी और मां ने फोन कर फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया और पुलिस भी आई। दमकल कर्मी घर के बाहर की और स्टोर रूम में गए तो जलता हुआ नोटों का ढेर मिला था। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। इस मिशन में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक अपडेट में इसकी जानकारी दी है। नासा और इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया है। अभी वह इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। जी हां, आपको बता दें कि शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। बता दें एक्सियोम मिशन के चालक दल में भारत, पोलैंड और हंगरी के मेंबर शामिल है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में ये एस्ट्रोनॉट उड़ान भरने वाले हैं। इस मिशन को फॉल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख फाइनल अप्रूवल और मिशन की तैयारियों के अनुसार घोषित होगी। AX4 का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करना है। ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को प्रोत्साहित करने और भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन स्थापित करने की दिशा में एक्सियोम स्पेस की योजना का हिस्सा है। एक्सियोम मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस और नासा के कोलैबोरेशन में ये मिशन हो रहा है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 टीचर भर्ती रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जी हां, बता दें कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजीव कुमार की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। बेंच ने माना कि टीचर भर्ती की नियुक्ति में फ्रॉड और चीटिंग यानी धोखाधड़ी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग की ओर से 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था। ये मामला कथित तौर पर स्कूलों में नौकरियों के लिए पैसे से बदले नौकरी देने से जुड़ा हुआ है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमने तथ्यों को देखा है। इस मामले के निष्कर्षों के संबंध में पूरी चयन प्रक्रिया में हेरफेर और धोखाधड़ी हुई है। इससे इसकी विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। हस्तक्षेप करने का कोई कारण ही नहीं है।
धोखाधड़ी से नियुक्त सभी दागी उम्मीदवारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और नियुक्तियां धोखाधड़ी का परिणाम थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है उन्हें अब तक मिली सैलरी वापस करने की जरूरत नहीं है। बेंच ने यह आदेश भी दिया है कि 3 महीने के भीतर एक नई चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अदालत ने कहा कि नई चयन प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी दी जा सकती है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DVN TV खबरों के साथ।